नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक समाज सुधारक, देश के पहले कानून मंत्री, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दलितों के नेता, इन सभी भूमिकाओं के तौर पर हम सब उन्हें जानते ही हैं। लेकिन देश के अन्य दुर्बल घटकों के प्रति उनके विचार, उनके योगदान और आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान वो भी काफ़ी अहम रहा है। आज हम उनके ऐसे ही एक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी खेती और किसान के बारे में विचार तथा योगदान और उनकी प्रासंगिकता। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने अपने ज़िंदगी की दूसरी किताब स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, इसमें देश के किसानों की खस्ता हालत सुधारने हेतु कुछ सुझाव दिए थे। तो उस सुझाव की हम चर्चा करेंगे। तो उनका पहला सुझाव था, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का बर्डन अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाए। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बर्डन ये चीज़ क्या है। एक उदाहरण से समझें। अगर एक फैमिली में 4 लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करने के लिए तो 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 जो एक्स्ट्रा लोग खेती कर रहे हैं वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बर्डन हो गया। तो उनको अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाए। तो अन्य क्षेत्र कौन से? इंडस्ट्री, कॉमर्स, सर्विस एंड एजुकेशन। अभी ये 3 सेक्टर तो आप समझ लोगे, लेकिन एजुकेशन सेक्टर, तो एजुकेशन सेक्टर के 2 पहलू है। एजुकेशन सेक्टर एज अ होल और खेती में ही आधुनिक शिक्षा लेके खेती करना और खेती की उत्पादकता बढ़ाना, यह भी अर्थ उसमें अभिप्रेत है। अभी ये जो सरप्लस वर्कफोर्स है वो शिफ्टिंग से किसानों को क्या फायदा होगा वो समझने की हम कोशिश करेंगे। सो देखिए, जब 2 एक्स्ट्रा वर्कफोर्स वो अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो उनसे उनको इनकम मिलेंगी, उनसे उनकी उत्पादकता बढ़ेंगी तथा खेती में उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कम होने से खेती की उत्पादकता वो बढ़ जाएंगी। इसके वजह से किसानों का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो भी बढ़ जाएंगी। इससे किसानों की सेविंग बढ़ जाएंगी, किसानों की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ने से किसानों का रहन सहन में भी सुधार होगा। इस तरह से खेती और उद्योग का संतुलित विकास करके देश का भी विकास होगा। इतना सिंपल वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। उनका दूसरा सुझाव था इरिगेशन सुविधा। किसानों को 365/24 आवर्स मिलनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा किसानों को 365/24 आवर्स मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, नदी जोड़ प्रकल्प। जैसे कि हम सबको पता है, उत्तर भारत की नदियाँ जो है उसमें 12 महीने पानी होता है। वैसी सिचुएशन दक्षिण भारत की नदियों में नहीं होती। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर हम उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ते हैं तो उसमें का जो सरप्लस वाटर है वो दक्षिण भारत की नदियों में कैनल के थ्रू हम जोड़ सकते हैं, उसमें छोड़ सकते हैं, जिसके वजह से उत्तर भारत में आने वाली बाढ़, इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तथा दक्षिण भारत में जो अकाल की परिस्थिति है उसका भी हम अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से उससे पानी का अच्छी तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम वो जो कनाल्स बनवाएंगे उसका हम यूज़ कर सकेंगे, हम उस पर डैम बांध सकते हैं तथा एनर्जी जनरेशन के लिए भी उसका हमें अच्छी तरह से फ़ायदा हो सकता है। उनका तीसरा सुझाव था किसानों के उत्पाद की कीमत। किसानों के उत्पाद की कीमत वो प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब उत्पादन की कीमत तथा उस पर 15% प्रॉफिट इतनी होनी चाहिए, जिससे किसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा। ये जो 50% है, 15% जो है वो कम से कम दिया है, इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 15% होना ही चाहिए। उनका चौथा सुझाव था जमीन के टुकड़ों को जोड़ना। जमीन के टुकड़ों को जोड़ना, तो ये जमीन के टुकड़ों को जोड़ना क्यों ज़रूरी है वो भी समझ लेते हैं। अगर हम जमीन के टुकड़ों को जोड़ते हैं तो खेती करने के लिए
जो आदान लगते, जो इनपुट्स लगते, उसका खर्चा कम आएगा। उससे किसान की उत्पादकता बढ़ेगी, खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और किसान के आय में वृद्धि होगी। अभी जमीन के टुकड़ों को जोड़ने के बाद में, अगर मतलब एक फैमिली में अगर 4-5 बच्चे हैं तो उसके फिर से टुकड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वो ना हो, इसके लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट भी उन्होंने तब बताया था कि हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उनका पांचवा सुझाव था इंडस्ट्रियल स्टेटस टू एग्रीकल्चर, खेती को उद्योग का दर्जा। खेती को उद्योग का दर्जा मिलने से क्या होगा? देखिए, एक उद्योग को जो मिलने वाली सारी सहूलियत हमें खेती को मिलेंगी और किसान को अपने उत्पाद का दाम तय करने का हक भी उनको मिलेगा। जैसे एक उद्योगपति को अपना प्रोडक्ट का दाम वो खुद तय करते हैं, वैसे किसान को अपने उत्पाद का दाम तय करने का हक मिलेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा एफडीआई भी आ सकता है। उससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी तथा उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ने से हमें फूड सिक्योरिटी मिलेंगी तथा एफडीआई और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने से हम क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे तकनीक के माध्यम से। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी उसी के साथ में ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी इसमें से मिलेगा। तो यह फायदे है अगर खेती को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि 1918 में लिखी गई किताब में डॉक्टर बाबा साहेब के किसान और खेती के बारे में क्या विचार थे, लेकिन उन्होंने अपने विकासात्मक विचार कागज पे ही ना रख के उसका 1942 से 46 के दौरान वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब वो मंत्री थे तब उनका अमल भी किया तथा दूसरे महायुद्ध के बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया गया उसमें भी उन्होंने अपने विचारों का अमल किया। जब वो 1942 से 46 तक मंत्री थे तब उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऐसी सारी मिनिस्ट्री उनके पास थी। लेकिन यहाँ पे हम खेती से रिलेवेंट जो काम उन्होंने किया उसकी हम चर्चा करेंगे। 1942 से 46 के दौरान बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में आने वाली बाढ़ को कम करने के लिए उन्होंने डैम बनवाए। उदाहरण के तौर पर दामोदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, कोसी डैम, ऐसे डैम्स उन्होंने बनवाए। डैम बनवाने से किसानों को बाढ़ से होने वाले जमीन और फसलों का नुकसान तथा दूसरे आर्थिक नुकसान से भी राहत मिली। सिंचाई, ऊर्जा की भी सुविधा मिली और देश को फूड सिक्योरिटी, औद्योगिक विकास, ट्रांसपोर्ट, इनफैक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा में स्वयं पूर्णता मिलने में काफी उन डैम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में जो खोती सिस्टम प्रचलित थी, खोती बोले तो क्या, खोत बोले तो जमींदार, तो खोती सिस्टम के माध्यम से जमींदार किसानों की काफी ज्यादा आर्थिक शोषण करते थे, तो उसको बंद करवाने हेतु उन्होंने काफी बड़ा संघर्ष किया तथा ही इज द फर्स्ट पर्सन, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खोती सिस्टम के खिलाफ पहला विधेयक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1937 में लाया तथा फैमिली प्लानिंग के बारे में पहला विधेयक लाने वाले भी वो पहले व्यक्ति थे। उन्होंने फैमिली प्लानिंग के बारे में पहला विधेयक 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 1937 नहीं हो, 1938 है, 1938। चलिए, हमने उनके विचार, योगदान, यह दोनों चीजें देखी। अब हम उनके विचारों का रिलेवेंस और मौजूदा दौर में उनका महत्व तथा मौजूदा सरकार द्वारा उठाए गए कदम कैसे उनके 100 साल पुराने दिए गए विचारों से मिलते हैं और आज भी हमें मार्गदर्शक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जनवरी 2019 में मौजूदा सरकार द्वारा मंत्री स्तरीय एक समिति गठित की थी जिसका उद्देश्य था कि किसानों की आय दुगनी करने हेतु उपाय सुझाने का।
तो समिति ने जो कुछ भी सुझाव यहाँ पे दिए थे, तो उसमें से कुछ सुझाव मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो पहला सुझाव था खेती के लिए नए तकनीक का इस्तेमाल कर उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को मिलने वाली एक्चुअल कीमत उसमें वृद्धि करना तथा एमएसपी में बढ़ाव करना, और खेती में जो सरप्लस लेबर है जिसका जिक्र मैंने इसके पहले भी किया था, बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, वो खेती के अलावा अन्य व्यवसाय में उनको अवसर प्रदान करना। 2015 में सरकार ने 3 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी 2015 में। वो प्रोजेक्ट के नाम है नर्मदा तापी पर रिवर, केन बेतवा रिवर, दमन गंगा पीर पंजाल रिवर। बाद में 2017 में कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि मौजूदा सरकार खेती को उद्योग का दर्जा देने के पक्ष में है, और उसके तरफ 2020 के बजट में उन्होंने पहला कदम भी उठाया। उन्होंने एग्रीकल्चर ओपन मार्केट को बढ़ावा देने की घोषणा की। एग्रीकल्चर ओपन मार्केट क्या है? जिसमें किसानों को एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद को बेचने की सहूलियत मिलती है, वो भी अपने दाम से। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग। यह काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है हमारे देश के लिए। 1952 में फैमिली प्लानिंग के लिए सेपरेट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हमारा देश यह पहला देश है। 1952 से लेके आज तक सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं इसके लिए, ये फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी उठा रही है। जैसे कि आसाम सरकार ने 2 से ज़्यादा जिनको बच्चे होने वाले हैं उनको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलेंगी, ऐसा एक बिल पास किया है। नेक्स्ट, जमीन के छोटे टुकड़ों को जोड़ने हेतु विहित राज्य सरकारों ने अपने अपने कानून बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एक्ट 1947 में ही बनाया था। सो दोस्तों, इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के बाद में हमें ऐसा पता चलता है कि बाबा साहेब के जो 100 साल पुराने विचार है वो कैसे हमें कल भी, आज भी और भविष्य में भी मार्गदर्शक साबित हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। धन्यवाद।